हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंगस्ट्रॉम क्लासेस यूट्यूब चैनल में बच्चों। तो मैं स्पेशली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों आज की क्लास में, क्योंकि आज का क्लास जो आप लोग देख रहे हो ये क्लास 10th के लिए है। एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। और चैप्टर 3 में द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसको फुल फ्लेज तरीके से हम लोग कंप्लीट करने की जर्नी में लगातार आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो आज आप लोग जो भी बच्चे नए हो आज की क्लास में, तो उनसे मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग एक काम कीजिए। आप लोग अगर इस खास टॉपिक को कवर करना चाह रहे हो तो 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं इस खास चैप्टर से रिलेटेड, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। या फिर अपने 10th क्लास में आप चीज़ों को एकदम सीक्वेंस वाइज में कवर करना चाह रहे हो बच्चों, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वहाँ पे क्लास 10 सोशल साइंस का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। वहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से एकदम चैप्टर 1 से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरी बात को। और आज के क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है बच्चों आप लोग काफ़ी पेशेंसली आप लोग पढ़ रहे होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कवर कर रहे होंगे। और इस जर्नी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लगातार। आपको पता है हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं 1 मिनट में। तो देखो, हमने स्टार्ट कर दिया था ये चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, और इसमें हमने हर एक की डेफिनेशन से आपके जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन, कॉलोनियलिज्म, फिर आपका इम्पीरियलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, इंडेंजर लेबर क्या है, डिप्रेशन क्या है, इन सभी पे हमने बात कर ली थी पिछले के 2 क्लास में। आप लोग अगर नए हो तो आप लोग इस चीज को देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि प्री मॉडर्न ट्रेड, कैसे वर्ल्ड जो है पहले के टाइम में आपस में जुड़ा हुआ था, कैसे ट्रेड होती थी, क्या क्या चीजें की चीजों की ट्रेड होती थी, किस तरीके से सिल्क रूट क्या था। तो चाइना और ये सारे यूरोपियन नेशन, जायरा और मिडिल ईस्ट वाला एरिया और एशिया जो है, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे ट्रेड से, है ना। कोई अपना सामान दूसरे जगह सप्लाई करता था और दूसरे जगह का सामान हमारे यहाँ आता था। तो इस तरीके से ट्रेड चलती थी, प्री मॉडर्न ट्रेड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसमें एशिया, यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका ये आपको देखने को मिलता है जुड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए, चाइना का रोल क्या था तो ये भी हमने देख लिया। सिल्क रूट क्या था, फोर ट्रैवल ऑफ द वर्ल्ड, ये किस तरीके से काम करता था, तो ये भी हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम लोग यहाँ थे 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में हम लोग क्या देख रहे थे, 19th सेंचुरी में हम लोग द फ्लूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से, इसके बैकग्राउंड को भी हम लोग समझे थे पिछले क्लास में बच्चों की। किस तरीके से आपका यूरोपियन एरा में, यूरोपियन टाइम में आप देखो कि रेनेसा हुआ, रेनेसा के बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में डेवलप हुई, और जिससे बहुत सारे इन्वेंशन हुए, डिस्कवर हुए बहुत सारी चीज़ों का, आप लोग देखते हो। तो उस दौरान जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया, जिससे पूरे फैक्ट्रीज वगैरह में और पूरे एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अद्भुत रचना हुई, एक अद्भुत खोज हुई, जिसको हम लोग देखते हैं कि आगे चल के आज मॉडर्न एरा में पूरे तरीके से आप लोग देखते हो टेक्निकली, मतलब एकदम इंजीनियरिंग फील्ड में एक महारत हासिल हो चुकी है ना। पूरा वर्ल्ड एक नई मॉडर्न दुनिया में जी रहा है, और आज के टाइम में शुरुआत उसी टाइम हुई। तो इस तरीके से फिर चीजें घटित हुई, रेनेसा हुआ, रेनेसा के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। फिर आप लोग देखो कि यूरोपियन पावर एक हब बन चुका, उसके पास प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा ओवर सप्लाई, ओवर प्रोडक्शन होने स्टार्ट हो गई, क्योंकि फैक्ट्रीज डेवलप डेवलप हो चुकी थी। तो जब किसी खास देश में जब ओवर प्रोडक्ट बन जाता है ना, ओवर स्टॉकिंग हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि भाई साहब हम इस अपने प्रोडक्ट को दूसरे जगह भी सप्लाई करें। तो उसी के खोज में आप देखोगे कि यूरोपियन जितने भी पावर थे वो सभी निकलते हैं अपने अपने कॉन्टिनेंट से बाहर, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से बाहर, और एशिया, अफ्रीका,
और नदर्न अमेरिका, इन सब जैसे देशों को अपना अपना कॉलोनी बनाने की पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। और कॉलोनी बनाने का पूरा पूरा मकसद यहाँ यही था कि अपने ओवर स्टॉकिंग को यहाँ पे ला करके डंप करना और यहाँ से पैसे कमा करके वहाँ पे भेजना। तो ठीक है, तो ये सारी सिनेरियो चल रही थी। मेन ऑब्जेक्टिव यही था। जब वो कॉलोनी में आए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे साउथ ईस्ट एशियन नेशन का कोई कॉलोनी हो या अफ्रीकन नेशन का कोई कॉलोनी हो, तो वहां पे वो वहां तो गए, अपने प्रोडक्ट को वहां से यहाँ पे लाके बेचा ही बेचा। साथ ही इसके साथ ही वहां के जो इंडिजीन, मतलब आप कह सकते हो कि जो लोकल रिसोर्सेस है, तो उसको भी उठा करके उन्होंने क्या किया, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको यूज किया, आप लोग कह सकते हो। तो इसी में आप लोग देखोगे कि फ्लो ऑफ ट्रेड यहाँ पे चल रहा था। गुड्स वर एक्सचेंज, एक सेकंड में आप लोग के लिए ये कर देता हूँ जूम पूरा। देखो फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या था कि गुड्स वर एक्सचेंज अक्रॉस डिस्टेंस, अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, वीट फ्रॉम नॉर्दर्न अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वीट फ्रॉम नॉर्दर्न अमेरिका, वूल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शुगर फ्रॉम कैरेबियन रिच यूरोपियन मार्केट्स। तो ये समझना है बात को आपको कि वीट जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका से, फिर आपका वूल मतलब ऊन जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से, एंड शुगर फ्रॉम कैरेबियन रिच यूरोपियन मार्केट, मतलब कैरेबियन जो आपका, आप लोग देखते हो कैरेबियन आइलैंड, आप लोग देखोगे तो नॉर्दर्न अमेरिका के साउथ में, साउथ ईस्ट की ओर आप लोग देखोगे मेक्सिको के जस्ट नीचे, तो वहां पे आपको कैरेबियन आइलैंड दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रोडक्ट वहां से थे, है ना। ब्रिटेन वाज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट ट्रेडिंग नेशन, और ब्रिटेन जो है इन सब में सबसे ज्यादा उभर करके सामने आया। ठीक है, इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स। ये क्या किए कि इंडिया में भी जब ब्रिटेन आए हैं, तो ब्रिटेन आने के बाद, इंडिया में जब ब्रिटेन आया तो इंडिया के मार्केट को पूरे तरीके से हैम्पर किया। अब वो किस किस तरीके से हैम्पर किया हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटेन जब इंडिया में इन किया है, तो वो क्या किया, यहाँ पे हम लोग खाते थे मिलेट, है ना। यहाँ पे हम लोग मिलेट खाते थे, मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब हमारा मुख्य आहार था, मुख्य भोजन था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको डिमोलिश करके उन्होंने कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया। कैश क्रॉप्स यानी नगदी फसल जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे चाय, रबर, कॉफी, है ना, इंडिगो, ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया और थोपा जबरदस्ती कि भाई साहब आपको ये क्रॉप उगाने ही उगाने। तो इंडिगो नील की खेती आप लोग सुने, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, इसी इंडिगो को रजिस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करने के बाद उनका पूरा पूरा मकसद यही था कि वहां से कैश क्रॉप्स, वहां से जो है रॉ मटेरियल तैयार होगा तो उसको अपने देश में लाते हैं और उसको वहां पे प्रोसेस करके फिर वहीं पे माल सप्लाई कर देते हैं, वहीं पे गुड्स को सप्लाई करते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से, मतलब कच्चे माल का आयातक बनाया और जो उससे बने माल, जो उत्पादक माल है, तो उसका निर्यातक बनाया इंडिया को, है ना। तो ये कैसे आप लोग समझ रहे हो, इंग्लैंड खुद को कच्चे माल का आयातक बनाया और रेडीमेड गुड्स को फिर आप उसको बोल सकते हो कि निर्यातक बनाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल का इंपोर्टर और रेडीमेड मटेरियल का एक्सपोर्टर बना ब्रिटेन। तो ये अपने आप में रिडिकुलस बात है बच्चों। सोचो कि कितना ज्यादा, मतलब एक ट्रेड डेफिसिट के हिसाब से, इकोनॉमिक फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये कितनी बुरी चीज है किसी देश के लिए कि एक तो आप उसके देश से कच्चे माल को इंपोर्ट कर लो, फिर उसको प्रोसेस कर लो बस अपने देश में, और फिर से डंप आके कर दो उससे बने माल को। तो ये अपने आप में रिडिकुलस बात है कि सोचने वाली बात है कि किस तरीके से ये चीजें घटित हो रही थी हमारे इंडिया में। फिर इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल, वही यहाँ पे बोला है कि इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब उससे बने गुड्स को एक्सपोर्ट करना।
ठीक है। तो मैंने कैश क्रॉप्स को आपके इस चीज से समझाने की कोशिश की है कैश क्रॉप्स के अकॉर्डिंग। फिर आप देखोगे यहाँ पे, सॉरी, देखो सेकंड क्या है, सेकंड नंबर क्या हुआ, यूरोपियन नेशन क्या कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ लेबर, मतलब वर्ल्ड में किस तरीके से, एक तो आप देख रहे हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से चल रहा है, ब्रिटेन इसमें सुप्रीम बन चुका है। और दूसरा हुआ फ्लो ऑफ लेबर, इसको आप लोग बच्चों नोट भी कर सकते हो, मैं आपको पॉइंट में ये लेकर के चीजें आया हूँ इसलिए कि फ्लो ऑफ लेबर कैसे हुआ कि मिलियंस माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ वर्क। उस दौरान क्या हुआ कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह निकल रहे थे, है ना। ओवर 15 मिलियन यूरोपियंस माइग्रेटेड टू अमेरिका, 50 मिलियन लोग, है ना, 50 मिलियन लोग वो क्या किए, अमेरिका वो माइग्रेट कर गए काम की तलाश में। एंड ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया, इन 19th सेंचुरी के टाइम आफ्टर स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड, जब दास प्रथा खत्म हो गया, आफ्टर स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड, जब दास प्रथा खत्म हो गया। इंडेंजर लेबर फ्रॉम इंडिया एंड चाइना वर सेंट टू वर्क प्लांटेशन इन कैरेबियन, फिजी, मॉरिशस एंड अफ्रीका। यहाँ पे देखोगे कि इंडेंजर लेबर, मैंने ये आपको बताया कि इंडेंजर लेबर क्या होते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर होते थे जिसका टाइम फिक्स कर दिया जाता था कि आपको 5 साल तक 10 साल तक यहाँ पे रहना है, इससे पहले आपको कहीं भी जाना नहीं, ठीक है। तो उसी को इंडेंजर लेबर कहते थे हम लोग। तो इंडिया से और चाइना से बड़े मात्रा में भेजे गए, है ना, बड़े मात्रा में भेजे गए खेती के लिए, प्लांटेशन के लिए, कहाँ पे, कैरेबियन, फिजी, मॉरिशस और अफ्रीका। समझ रहे हो बात को। तो ये किस तरीके से आप देख रहे हो कि अब इसका कहने का क्या मतलब है, अब समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। तो देखो कहने का मतलब यही है कि फ्लो ऑफ लेबर ये दिखा रहा है कि 19th सेंचुरी में लेबर का फ्लो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड में ये हो रहा है। तो देखोगे कि ब्रिटेन, अब आपको रिलेट करना है चीजों को एकदम सही तरीके से अपने माइंड में। ब्रिटेन पूरे यूरोपियन पावर में से आप देखोगे कि ब्रिटेन इंडिया में मेनली वो सबसे ज्यादा अपने पैर जमा चुका था। तो इंडिया का पूरे तरीके से उस पर कब्जा था। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में देखो कि इंडिया को कॉलोनी बनाया, इंडिया पे 200 साल तक राज किया। तो काफी उस टाइम आप देखोगे कि काफी लोग जो हैं इंडिया से उठा उठा कर भेजे जा रहे थे, क्योंकि यूरोपियन पूरे तरीके से हम लोग पर कब्जा किए हुए थे। तो इंडिया से भेजे जा रहे थे कहाँ, कैरेबियन आपके नेशन में, कैरेबियन आइलैंड में। तो कैरेबियन आइलैंड आप लोग देखोगे फिजी, मॉरिशस और अफ्रीका, कैरेबियन हो गया, कैरेबियन आइलैंड हो गया, और फिजी हो गया, मॉरिशस हो गया। मॉरिशस भी आप लोग देखो कि आपका अफ्रीका और ये इंडिया के बीच में आप यहाँ पे है, और अफ्रीका है। अफ्रीका आप कॉन्टिनेंट जा रहे हो, जा ही रहे हो, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लेबर गए। तो कॉलोनी से उठा उठा करके, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी अगर हम किसी देश को बनाए हुए तो जाहिर सी बात है वहाँ का लेबर सस्ता होगा, वहाँ के लेबर को हम लोग उस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, एक्सटॉर्शन कर सकते हैं उसका पूरे तरीके से। तो लेबर को उठा उठा करके इंडेंजर्ड लेबर बना करके कैरेबियन आइलैंड में, फिजी, मॉरिशस, इन सब जगह पे भेज रहे थे उनको 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल का ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर करके कि जाइए वहीं पे आपको खेती करना है, वहीं पे आपको काम धाम करना है और वहीं पे जाके रहना है। वो किस लिए, क्योंकि उनका वो कैरेबियन ये सारे एरिया भी उनका वो गढ़ था, तो वहां पे लोगों की कमी थी, वहां पे लेबर की कमी थी, वहां पे चाह रहे थे वो डेवलपमेंट करना। तो इसलिए लेबर को ला करके, सस्ते लेबर को ला करके क्या किया गया कि वहां पे पूरे तरीके से डेवलपमेंट किया गया, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, किसी और फैक्ट्रीज के फील्ड में हो, सेक्टर में हो, और अपने स्टेट को मजबूत बनाया गया। समझ गए, किसके, इंडियन लेबर के थ्रू। समझ गए बात को। और ये क्या बोल रहा है कि मिलियंस यूरोपियन माइग्रेटेड टू अफ्रीका, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। काफी जो है लाखों लोग वो अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, यूरोप से निकल करके 19th सेंचुरी के टाइम में, जब स्लेवरी खत्म हो गया, जब स्लेवरी जो है आपका दास प्रथा यूरोप में वो बैन हो चुका था, खत्म हो चुका था। आफ्टर आप देखोगे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना भरी यूरोप में यूनिफिकेशन हुआ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें अबॉलिश हो गई जो समाज को एक नकारात्मक दिशा में ले आती है।
मैंने आपको पहले के क्लास में बता चुका है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आप लोग चैप्टर 1 में देखोगे कि कैसे कैसे चीजें खत्म हो गई, है ना। लोगों को वोटिंग राइट मिला, डेमोक्रेटिक एक कंट्री के रूप में मान्यता मिली, फिर लोगों को राइट टू फ्रीडम मिला, राइट टू लिबर्टी मिला, राइट टू फ्रेटर्निटी, मतलब बहुत सारी चीजें मिली। तो जाहिर सी बात है वहां पे स्लेवरी जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और वही स्लेवरी खत्म होने के बाद एक इंडेंजर लेबर एक टर्म आया जो पूरे ओवरऑल कंट्री में घूम रहा था। तो समझ गए, ये फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर आप यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आप समझिए कि फ्लो ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का फ्लो किस तरीके से हो रहा है ये समझना है। तो देखो, फ्लो ऑफ कैपिटल मतलब आप कह सकते हो कि कैसे कैपिटल का मतलब, कैपिटल मतलब होता है बच्चों पूंजी, है ना। जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं हिंदी में। मनी मूव्ड अक्रॉस बॉर्डर फॉर इन्वेस्टमेंट, ब्रिटिश कैपिटल लिस्ट इन्वेस्टेड इन रेलवे माइंस। अब देखो किस तरीके से ये रेलवे माइंस ये सब जगह जो है अपना अपना इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। रेलवे हो गया, माइंस हो गए, प्लांटेशन वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं। लंदन was the world financial center. This flow of capital was often tied to colonial control. अब देखो कॉलोनियल कंट्रोल ये किस तरीके से ये क्या कर रहा है। लंदन जो है इसका आपका एक सेंटर की तरह है, गढ़ की तरह है, फाइनेंशियल सेंटर की तरह। तो लंदन कहाँ है? यूके लंदन आप लोग सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम जो आप लोग ब्रिटेन ब्रिटिश बोल सकते हो वो चीज। तो ब्रिटेन जो है वो एक इंपीरियल कंट्री के रूप में इंपीरियलिज्म को फॉलो करते हुए पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना परचम लहरा रहा है। और ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसके बहुत सारे कॉलोनी है, उसमें से इंडिया एक मेजर कॉलोनी रहा है स्टार्टिंग से ही। जो सोने की चिड़िया एक टाइम में इंडिया कही जाती थी, तो इंडिया को पूरे तरीके से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ के मैन पावर को भी काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया, एक्सप्लॉयट किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन जाहिर सी बात है इतना ट्रेड कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है, तो उसके पास कैश का, कैपिटल का काफी ज्यादा आप लोग बोल सकते हो कि काफी ज्यादा उसके पास ये होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल होगा। तो अब वो उसको जेब में लेकर के थोड़ी घूमेगा या बैंक में थोड़ी रख करके उसको खराब करेगा। कैपिटल का मतलब यही है कि आप दूसरी दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपका जो है प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप डेवलप हो गए, एक डेवलप आपका पूरा ये हो जाएगा। आखिरकार आप देखो कि पूरे यूरोपियन नेशन आज इतने डेवलप्ड क्यों हैं। आखिर कुछ तो बात रही होगी। पहले के जो टाइम में लोग पूरे यूरोपियन नेशन में रहते थे, उनका रहनिशा के बाद आप देखोगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद वो लोग पूरे तरीके से डेवलप हुए, कॉलोनी बनाया, कॉलोनी के हर एक चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सप्लॉइट किया और उसको अपने फायदे के लिए यूज़ किया। इंपीरियलिज्म का मैंने आपको समझाया है, मतलब कॉलोनियलिज्म का मतलब भी समझाया। तो उनके पास कैपिटल का भरमार था, उस कैपिटल को उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया रेलवे में। अब देखो एक रेलवे का आता है, इंडिया के कंटेक्स्ट में ही इसको हम लोग समझेंगे कि बहुत लोग कहते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपको समझना जरूरी है। अब अभी आप लोग अवेयर हो जाइए 2 मिनट के लिए। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, क्या सच में नकारात्मक था या फिर उनका कुछ सकारात्मक पक्ष भी था, यानी सच में पूरे तरीके से वो कौन सा उनका कंट्रीब्यूशन या फिर कुछ प्रोज भी थे। तो ऐसा क्रिटिक्स का कहना है, आलोचक कर्ता का कहना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें वैरायटी होगा, कोई एक चीज तो फिक्स हो नहीं सकता, है ना। ना तो व्हाइट ना तो ब्लैक पूरे तरीके से हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा, देयर इज ऑलवेज बीन अ शेड ऑफ मिनी शेड्स ऑफ ग्रेज बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक। आपको समझना है कि व्हाइट और ब्लैक के बीच में बहुत सारे ग्रे के शेड्स होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रिटेन पूरे तरीके से यहाँ पे आए और वो हमें लूट पार करके ही लेकर के चले गए, जो ब्रिटेन के समर्थक।
और इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए जो, तो वो भी कह सकते कि नहीं भाई साहब वो आए थे पूरा यहाँ पे लूट मार ही मचाने के लिए। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा एज अ इंडियंस, हम लोग क्या सोचेंगे वो समझना है आपको। तो हमें रेशियो लेना है 90%, 90% और 10% का। ठीक है, 90% उन्होंने निगेटिव काम किया, इंडिया के लिए निगेटिव रहा, ठीक है, नकारात्मक पक्ष। 10% हम लोग बोल सकते हैं कि उसका पॉजिटिव पॉइंट रहा। अब वो कैसे बच्चों समझोगे, तो निगेटिव पॉइंट में उसके बहुत सारी चीजें आते हैं। जैसे आप लोग काउंट करना उंगली पे कि पहला तो उन्होंने पूरे तरीके से इंडियन लोगों को, इंडियंस को पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। वो कुछ किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के रिसोर्सेज को वो लोग, मतलब हमारे लोकल जो आप लोग देख सकते हो कि लोकल हमारे मार्केट है उसको पूरे तरीके से हैम्पर कर दिया, आर्टिफैक्ट्स को हैम्पर किया, क्राफ्ट्समैनशिप्स को हैम्पर किया। फिर आप लोग देखोगे कि जबरदस्ती जबरन वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में भेजना लोगों को, उससे काफी जान माल की क्षति हुई। फिर आप देखो कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में, तो कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया, मिलेट, हमारे मिलेट के सारे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। उसके वजह से 3-3, 4-4 बार स्टारवेशन आया, भूखमरी आई उनके उसके शासनकाल में। तो ये सारी चीजें प्रभाव पड़ रहे थे पूरे तरीके से, है ना। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि 200 सालों तक हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट करने का काम किया है यूरोप, ब्रिटेन। लेकिन अब देखो कि 10% उसका अच्छाई काम क्या था। तो पहला तो उन्होंने हमारा जो इंडियन सोसाइटी था एज हिंदुइज्म, आप लोग देखो कि सती प्रथा चलती थी, है ना, सती प्रथा था। तो काफी वाइड लेवल पे सती प्रथा था। तो सती प्रथा को अबॉलिश करने का काम किया किसने, ब्रिटिश ने, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सती प्रथा में क्या था कि जब मान लो कि दो विवाहित जोड़े हैं, एक 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 पुरुष है, एक और एक महिला है, और मान लो किसी कारणवश पुरुष का देहांत हो गया, तो महिला उसकी जो पत्नी के रूप में है वो जिंदा है, उसको मतलब अपने पुरुष के ऊपर, अस्थि के ऊपर, मतलब आप बोल सकते हो कि बॉडी के ऊपर में जब वो उसका अंतिम संस्कार हो रहा होगा तो उसी के ऊपर रख करके उसको भी जला दिया जाता है। तो इतनी क्रूर प्रथा थी हमारे अंदर। फिर आप लोग अनटचेबिलिटी वगैरह वगैरह ये सब तो जानते हो, ये सारे सिस्टम तो चल ही रहे थे। फिर उसके बाद आप लोग देखो कि बहुत ही कम टाइम में फीमेल की शादी हो जाती थी, है ना। जो स्त्री होती थी तो बहुत कम टाइम में बालक के उम्र में ही चाइल्ड मैरिज होता था। तो चाइल्ड मैरिज हमारे यहाँ था काफी ज्यादा, तो उसको अबोलिश करने का काम किया। तो ये इसका ब्रिटेन का क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, हम लोग कह सकते हैं, इसको नकार नहीं सकते, ठीक है। और एक आप रेलवे का देखोगे तो रेलवे जो है ये, इसके लिए कोई लोग काफी शंका में रहते हैं कि रेलवे आखिरकार उसने इंट्रोड्यूस किया तो क्या वो इंडिया के लिए उसका पॉजिटिव पॉइंट में काउंट होगा या फिर उसको हम लोग एज अ नेगेटिव पॉइंट में उसको काउंट करेंगे। तो समझना है बच्चों कि इंडिया में आप लोग देखो काफी ज्यादा रिसोर्सेज थी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। कैसे नेगेटिव, इस वजह से कि इंडिया में काफी ज्यादा रिसोर्सेज थी, तो उस रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए एक बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी, जो जिसने ब्रिटेन ने क्या किया कि उस वैक्यूम को भरने का काम किया, रेलवे को इंट्रोड्यूस कराकर इंडिया में। और रेलवे को इंट्रोड्यूस कराया कैसे कि रेलवे को जब लाना था तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है रेलवे को बनाने का, तैयार करने का और इंडिया में रेलवे लाइन बिछाने का, ये पूरा का पूरा जिम्मेवारी दिया गया इंडियन लोगों पे ही। इंडियन लोगों से उसके लिए टैक्स वसूला गया और इंडियन लोगों को बोला गया कि हम आपके कंट्री में रेलवे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंडियन का पैसा ही लगा, जाहिर सी बात है। लेकिन वो रेलवे यूज हुआ सिर्फ ब्रिटिश के कामों के लिए, ब्रिटेन के कामों के लिए, ब्रिटेन के सामान को, कोयले को, बड़े बड़े महंगी महंगी लकड़ियों को, आप लोग देखोगे कि और भी जितने आप मिनरल्स देखते हो, स्टील, आयरन, कॉपर वगैरह वगैरह, तो इन सारे कॉटन, इन सारे रबर, कॉफी वगैरह, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहाँ, इंडिया से ब्रिटेन में। तो एक्चुअल में हमारे पैसे से हम ही को एक्सप्लॉइट किया गया,
समझ रहे हो बात को? तो ये एक चीज हुई, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव है। लेकिन एक छोटा सा पॉजिटिव यही दे सकते हैं, बहुत सारे क्रिटिक देते हैं, कि आखिरकार अगर वो जिस भी मकसद से लाया, अगर रेलवे नहीं आती तो उस टाइम हम लोग इतने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आज अपने इंडिया में इतना इजी तरीके से अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, और हम लोग उस दौर में नहीं होते आज, हमें बहुत टाइम लगता है उसको डेवलप करने में अपने से। तो ये कहना है, लेकिन ये कहना किनका कहना है? ये ब्रिटिश समर्थकों का कहना है, जो ब्रिटेन के आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे तरीके से अपने मकसद के लिए रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, और अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस कर कर अपने फायदे को अंजाम दिया, और इंडिया को पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया। इंडियन टैक्स से, इंडियन पैसे से, इंडियन कैपिटल से उसने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। समझ गए? तो रेलवे को लाया यहाँ के अपने कैपिटल से, हमारे कैपिटल से, माइंस बिछाए, है ना, प्लांटेशन हुआ वर्ल्ड वाइड में, ये सारे हमारे पैसे से, लेकिन किसके फायदे के लिए? अपने फायदे। तो ये आप लोग कह सकते हो, तो फ्लो ऑफ कैपिटल चल रहा था यहाँ पे। मैंने आपको फ्लो ऑफ कैपिटल समझना है बस आपको, लेकिन मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट दी हैं कि क्या सही था और क्या गलत था। इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो मेरा पूरा का पूरा गोल यही है आपको, कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एबल बनाना है ना। आप लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, सोशल साइंस को पढ़ रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा गोल होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करने में। और क्रिटिकल थिंकिंग जब आप इन्हांस करोगे, तभी आप एक सोचने वाला, समझने वाला प्राणी बन पाओगे। यू हैव टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, मेरा हमेशा से एक ही कहना है, आपको पता होगा। तो ये आप लोग समझ गए? तो क्या क्या समझ गए आप लोग? तो फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर कुछ नोट करना चाह रहे हो बच्चों, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कीजिए। ये हो गया। अब आइए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। कॉलोनियलिज्म एंड इंडिया, द कॉटन स्टोरी। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चैप्टर को मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही आपको ये सारी चीजें बताता चल रहा हूँ। अब देखना है इसमें कि इंडिया में कॉटन का स्टोरी किस तरीके से हुआ। तो देखो, यहाँ पे आपको समझना है बच्चों कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जांपल ऑफ हाउ कॉलोनियलिज्म reshaped the global economy is the story of Indian cotton textiles। ठीक है। तो अब देखिए, बिफोर 1750s, है ना, मतलब 1750 से पहले, जब ब्रिटेन पूरे तरीके से इंडिया में अपना पांव नहीं फैला पाए थे, तब समझना है कि इंडिया जो हमारा, जब इंडिया आजाद एक नेशन के रूप में था, आजाद देश के रूप में था, तब इंडिया क्या था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना, एंड एक्सपोर्टर फाइन कॉटन टेक्सटाइल। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और एक्सपोर्टर था, इसका
आप कह सकते हो कि फाइन कॉटन टेक्सटाइल का, मतलब सबसे बड़ा उत्पादककर्ता के रूप में और सबसे बड़ा निर्यातकर्ता के रूप में इंडिया सबसे बड़ा एक कंट्री है। समझ गए, कॉटन की खेती सबसे ज्यादा होती है। हम लोग देखो, इंडिया जो है स्टार्टिंग से ही जाना जाता है तीन चीज के लिए, आपको हमेशा दिमाग में रखना है। पहला स्पाइसेस, दूसरा कॉटन, तीसरा कॉफी और टी, ये आप लोग कह सकते हो। फिर आप देखोगे इंडियन वीवर वो फेमस ग्लोबली, ब्रिटिश ट्रेडर्स बाउट इंडियन क्लॉथ एंड सोल्ड इट वर्ल्ड वाइड। अब देखो, जब स्टार्टिंग में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज आए स्टार्टिंग में, और उससे पहले भी मुगल के टाइम में भी हमारे कॉटन इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस है। तो यहाँ से कॉटन हो गया, और भी तरह के कपड़े हो गए, तो ये क्या होते थे, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती थी, क्योंकि क्योंकि उस टाइम भी वर्ल्ड ट्रेड तो होता था ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता था। तो ब्रिटेन जब स्टार्टिंग में आए तो एक व्यापारी बन के ही आए थे, एक बिजनेसमैन बन के ही आए थे, और उस टाइम उनको पता चला कि यहाँ स्पाइसेस की, कॉटन की, टी और कॉफी की, तो इन सब का काफी ज्यादा भरमार है, रबर की, इन सब का काफी ज्यादा इसके पास भरमार है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से वो चीजों को उठाते थे और लेकर के अपने देश में जाकर वो सोल्ड करते थे। यही यहाँ पे बोला गया कि ब्रिटिश ट्रेडर बाउट इंडियन क्लॉथ एंड सोल्ड इट वर्ल्ड वाइड। ये खरीदते थे यहाँ से और पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको सेल करते थे। फिर आप देखोगे कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, ब्रिटेन प्लेस्ड हेवी टैरिफ ऑन इंडियन क्लॉथ एंटरिंग ब्रिटेन while British cloth entered India tax free, this destroyed Indian textile industry। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट का आपका ये एक तरीका हो गया। तो पहला तो ये है, फिर दूसरा ये आपको समझना है, दूसरा ये समझिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से 1800 तक। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया है, औद्योगिक क्रांति हुआ, ब्रिटेन में फैक्ट्री जो है स्टार्ट हो गया, और ब्रिटेन फैक्ट्री क्या किया कि अपने अब हाथ से, पहले इंडिया के लोग अपने हाथ से ही सूत को काटते थे और सूत को बुन करके वो सामान वगैरह, कपड़ा वगैरह बनाते थे। उस तरीके से हमारे पास फैक्ट्री तो थी नहीं। यूरोप में रेनेसा के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, जो मैंने आपको बताया है, औद्योगिक क्रांति के साथ ही अब आदमियों की जगह, यानी मैन पावर का जगह अब मशीनों ने ले लिया। तो मशीन जहां पे एक इंसान एक दिन में 100 कपड़े बना रहा है, वही मतलब 100 इंसान एक दिन में 100 कपड़े बनाना है ना, यानी एक दिन में एक इंसान एक कपड़े बना रहा है। और वहीं पे एक फैक्ट्री जो है एक दिन में लाखों हजारों कपड़े बना रही है, हजारों कपड़े बना रही है। एक फैक्ट्री नहीं, सॉरी, एक मशीन। तो फैक्ट्री में ऐसे 10 मशीन लगा दिएगा तो आप सोचो कि कितना प्रोडक्शन होगा। तो वही कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है फैक्ट्रीज वो क्या की, क्लॉथ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट की। स्पिनिंग जेनी, द स्पिनिंग जेनी 1764 एंड स्टीम पावर्ड लूम्स मेड ब्रिटेन क्लॉथ चीपर एंड फास्टर टू प्रोड्यूस, है ना, फास्टर टू प्रोड्यूस यहाँ पे बताया। देखो आप लोग समझो, तो ये फैक्ट्री से क्या हुआ, जैसे ही ये सारी चीजें हुई तो पहला तो चीज ये हुआ कि अगर कोई मान लो कंट्री है, वो उसके पास मशीन नहीं है, तो कितना मैन पावर कितना प्रोडक्शन कर पाएगा, मशीन की तुलना में तो हमेशा कम ही कर पाएगा ना, 100 गुना 1000 गुना कम कर पाएगा। एक मशीन बिना थके बिना रुके वो काम कर सकता है, 24/7 काम कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, फास्ट प्रोडक्शन हुआ और काफी बल्क अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, जिससे ब्रिटेन के जो सप्लाई थे, ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट थे दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग उसके माल काफी, उसके प्रोडक्ट काफी सस्ते हो गए। वो मान लो कि एक दिन में 1000 पीस शर्ट बना रहा है और कोई एक दिन में 100 पीस शर्ट बना रहा है ना, 100 आदमी मिल के बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो एक दिन में 1000 शर्ट बना रहा है, तो क्या करेगा, उस शर्ट को 50-50 के भाव से वो बेच देगा। समझ रहे हो कहने का मतलब, तो 50-50 के भाव से वो बेच दिया, तो ऐसे करके उसको बहुत मुनाफा हुआ और सस्ते दाम पे बेच पाया, और फास्ट प्रोडक्शन तो हो ही रहा। तो ये एक चीज है। तो 1764 में स्पिनिंग जेनी, मतलब आप कह सकते हो जो सूत काटने वाला जो मशीन होता है उसका हुआ, और स्टीम पावर लूम्स मेड, स्टीम पावर लूम्स मतलब भाप के द्वारा जो मशीनें बनाई गई, तो स्टीम से चलती थी, भाप से चलती थी, यानी उसमें ऊर्जा लगता था, और ऐसे करके वो फैक्ट्री
काफी ज्यादा अपना प्रोडक्शन करने लगे। तीसरा क्या बोल रहा है, यहीं पे आप देखोगे कि तीसरा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, यहीं पे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ब्रिटिश प्लेस हेवी टैरिफ ऑन इंडियन क्लॉथ। अब क्या किया कि जैसे ही ये काम हुआ, जैसे ही ब्रिटिश ये काम कर पाया कि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्रम में उसका फैक्ट्रीज बन चुका है, फैक्ट्री से काफी ज्यादा बल्क अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, सस्ते दाम में वो कपड़े को बेच पा रहा है, तो कंपटीशन को तो ऐसे ही बीट कर दिया। अब देखो ऊपर से और किस तरीके से चीजें हो रही हैं। पहला तो कंपटीशन उसका बीट हो चुका है ऐसे ही, फास्ट प्रोडक्शन है ना, फास्ट प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा चीपर रेट में हो रहा है ना। अब तीसरा देखो वो क्या करेगा, क्योंकि इंडिया क्या बन चुका है, इंडिया तो कॉलोनी है। अब इस टाइम आप देखोगे कि 70s के टाइम में आप लोग देखोगे कि 1757 के टाइम में इंडिया में एंटर कर चुका है और आने वाले 100 साल में वो पूरे तरीके से इंडिया को कैप्चर करेगा। तो इंडिया को कॉलोनी बना चुका है। तो अब क्या कर रहा है, इंडिया में जाके व्यापार कर रहा है, या फिर कॉलोनी नहीं भी बनाने से पहले वो क्या किया कि इंडिया से जो माल, बिजनेस से जो माल सप्लाई होते थे तो वो ब्रिटेन में जाएगा। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, और ये ब्रिटेन है यहाँ पे, तो इंडिया से जो माल ब्रिटेन में जा रहे हैं तो उस पर क्या किया कि यहाँ पे ये टैरिफ लगा दिया। टैरिफ मैंने आपको बताया है ना, टैरिफ बताया हुआ है। फिर आपके किस तरीके से प्रोटेक्शनिज्म के अंदर का टैरिफ वगैरह आता है, टैरिफ आता है, फिर सैंक्शन आता है ना। तो ये टैरिफ लगा दिया, यानी टैरिफ लगा दिया तो ये 100 रुपए अगर कोई माल यहाँ पे मान के यूरोप में आ रहा है तो टैरिफ लगा देगा यूरोपियन कंट्री इस प्रोडक्ट पे, तो 100 के बदले वो 200 हो जाएगा। जितना का टैरिफ लगा है, 100% का टैरिफ, 200% का, 300% का टैरिफ, तो इस 100 रुपए में यहाँ तो पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है 100, 105, 110 रुपए में इसका सामान बिकना चाहिए, 10 रुपए का मुनाफा लेके काफी ज्यादा बेच लेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही टैरिफ लगाएगा, मान लो 100% का टैरिफ लग गया, तो वो 100 का बदले 200 का वो सामान हो जाएगा। तो अब सोचो कि 200, अब यहाँ पे मान लो कि यूरोपियन जो खुद यहाँ के जो लोग हैं वो मुश्किल से वो 150 में शर्ट बना लेते हैं, लेकिन इंडिया का 100 रुपए में ही आने वाले शर्ट 110 रुपए में वो लोग खरीद लेते हैं। लेकिन टैरिफ लगने की वजह से अब क्या हो गया, उसका सामान महंगा हो गया, इंडियन का सामान महंगा हो गया। तो अब वो इसको ना खरीद करके अपने देश के सामान को ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका सामान 150 में मिल जा रहा है उसको, तो अपने देश के ही सामान को खरीदेंगे, तो अपने देश का डेवलपमेंट होगा। और ये माल जो है, ये गुड्स प्रोडक्शन जो है इंडिया को हैम्पर करेगा। तो टैरिफ लगा दिया, प्रोटेक्शनिज्म की नीति के अंतर्गत आपको रिलेट करना है प्रोटेक्शनिज्म वाला सिचुएशन। अब यूरोप क्या कर रहा है, यूरोप जो सामान भेज रहा है ना, तो उस पर इंडिया को फ्री रखे हुए है, कोई यहाँ पे बैरियर नहीं लगाया, कोई टैरिफ नहीं लगाया। तो यहाँ पे टैरिफ तो लग गया है, लेकिन यहाँ टैरिफ नहीं लगा है, तो ये समझ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये 100 रुपए में अगर कोई सामान बना रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 100 रुपए में वो जाके आसानी से बिक जा रहा है। तो अब सोचो कि किस किस तरीके से मार्केट को हैम्पर कर रहा है, फास्ट प्रोडक्शन, चीपर, और तीसरा टैरिफ, सैंक्शन वगैरह जो भी लगा सकते हो आप, तो उससे भी ये मार्केट को हैम्पर कर रहा है, ये भी आप समझिए। चौथा देखिए, चौथा क्या बोल रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया, Indian weaver lost market, millions became unemployed. India was forced to export raw cotton to Britain and import finished cloth back, a classic colonial pattern. अब देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया ये कैसे किया, मतलब अन्य औद्योगिकरण, यानी जो औद्योगिकरण होना था इंडिया में, ब्रिटेन स्टार्टिंग में आए कि बिजनेसमैन हम लोग हैं और आप हमें बिजनेस की इजाज़त दीजिए, व्यापार करने की इजाज़त दीजिए, हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट लाएंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे, आपका शहर का डेवलपमेंट होगा, आपके देश का डेवलपमेंट होगा। लेकिन धीरे धीरे वो पॉलिटिकल हस्तक्षेप करते हुए इंडिया को गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, लेकिन उसके बदले में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और पीछे ढकेल दिया गया। वो कैसे, ये पॉइंट का कहने का मतलब सिर्फ इतना है
कि इंडियन वेबर जो थे, हमारे हाथ से जो बुनकर थे, जो हाथ से सामान को बनाते थे, जैसे कॉटन के कपड़े हो गए, फिर आप हाथ से क्राफ्टमैनशिप, आर्टिफैक्ट, ये सब मतलब हस्तकला उद्योग, लघु कला उद्योग, ये हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे होता था, जिससे हर लोग आपस में खुश रहते थे, अपने फैमिली को चला सकते थे, अपने सामान को छोटे स्तर पे बेच पा सकते थे। तो इंडिया अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन ब्रिटेन के आने के बाद क्या किया गया कि सारे इंडियंस के आर्टिफैक्ट्स को, स्मॉल बिजनेसेस को, लघु उद्योग जो कहते हो, जो हाथ से लोग बनाते हैं, कोई हाथ से मटका बना रहा है, कोई हाथ से घड़ा बना रहा है, तो वो हमारा जो इंडस्ट्री था, मूर्ति बना रहा है हाथ से, तो छोटे छोटे जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस थे उसको खत्म कर दिया गया और बोला गया, पूरे तरीके से लगा दिया गया काम कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे। सभी मजदूरों को हटा करके वहां से कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे लगाया गया, या फिर उनको फैक्ट्रीज में भेज दिया गया काम करने के लिए। ठीक है, फिजी, मॉरिशस, कैरेबियन, ये सब जगह भेज दिया गया। तो अब कोई मजदूर बचे नहीं जो अब सूत काटे, हाथ से अपना कपड़ा बनाए, खुद से बनाए, है ना, खुद से कोई अपना न कोई छोटे लेवल पे कोई काम कर पा रहा है, ना कोई मटका बना रहा है, ना कोई घड़ा बना रहा है। तो सारा हैम्पर हो गया, कहाँ कहाँ मजदूर गए आपको पता चल गया। अब देखो, अब जाहिर सी बात है, सप्लाई तो चाहिए ना। तो सप्लाई क्या कर रहे हैं, वो हैम्पर इसीलिए किए कि जो ब्रिटिश में हमारा फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो रहा था सस्ते दामों में, उसको ला करके यहाँ पे बेच पाए। और वो सस्ते दामों में तैयार कैसे हो रहा था, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे थे वो। यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि इंपोर्ट फिनिश क्लॉथ बैग, है ना। तो यहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट रॉ कॉटन टू ब्रिटेन, मतलब इंडिया से, ये हमारा इंडिया है और ये यूरोप है, तो इंडिया से यूरोप भेजा गया रॉ मटेरियल। ठीक है, ये क्या क्या कहलाया, ये एक्सपोर्ट कहलाया, है ना, इंडिया से ये एक्सपोर्ट कहलाया। और इंपोर्ट किया गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आया सामान रॉ मटेरियल से बन करके यहाँ पे रेडी प्रोडक्ट होगा, है ना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट अब जाएगा कहाँ पे, ये प्रोडक्ट जाएगा इंडिया, यानी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का इंपोर्टर बन गया इंडिया। अब सोचो कि पूरे तरीके से मार्केट मोनोपोली इसी को कहते हैं। आपके मार्केट को इस तरीके से खराब कर दो कि ना कोई मजदूर बचे, ना कोई लेबर बचे, ना कोई अपना उसका डोमेस्टिक कोई बिजनेस बचे, सब घरेलू बिजनेस को खत्म कर दिया, सारे मजदूर को खत्म कर दिया, कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस फैक्ट्री में भेज दिया गया, फीजी, कैरेबियन, इन सब जगह पे भेज दिया गया। जाने के बाद इन एक्सपोर्ट को किया, इंडिया से एक्सपोर्ट किया रॉ मटेरियल को, यानी अगर यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल को और मैन्युफैक्चर मटेरियल को एक्सपोर्ट कर दिया गया। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके क्या बनाया, इंडिया को इंपोर्टर बनाया रेडीमेड मटेरियल या फिर मैन्युफैक्चर मटेरियल का। तो अब अगर ऐसा बिजनेस कोई होगा तो सोचो, ये जो दाम डिसाइड करेगा, ये जो प्राइस डिसाइड करेगा, उसी प्राइस में ये सप्लाई को खरीदेगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब ये बोलेगा कि 2000 में हम बेचेंगे, मेरी मर्जी, तो ऐसा ही होगा। अब ये इंडिया के पास इतनी पावर ही नहीं है कि ये बोल पाए कि नहीं भैया इतना पैसा हम नहीं देंगे, हम खुद बना लेंगे। खुद कहाँ से बना पाओगे, आपका मार्केट तो कोलैप्स कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो ये सारे सिचुएशन हुए, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फिर अब देखोगे ये 4 पॉइंट आप लोग देख लिए, समझ गए। अब देखो इन चारों पॉइंट, 70-50 से पहले, दूसरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तीसरा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, और चौथा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये समझ गए इंडिया कंटेक्स्ट में। ये सारे अब उसको नोट करते चलोगे, मैं जिस टाइम जूम करता हूँ तो आपको समझ देना है। अब देखो इम्पैक्ट मैंने बता ही दिया है, इम्पैक्ट भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे यार,
इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा बच्चों? इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या क्या पड़ा कि हैंडलूम वीवर वर फेस्ड स्टारवेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है, उनको मजदूरी नहीं मिली, उनको कैश क्रॉप में लगा दिया गया, सारे बुनकर को खत्म कर दिया गया, जो हाथ से जो हैंडलूम बनाते थे, मतलब हाथ का जो उद्योग चलाते थे, उन सबको खत्म करके इन सभी कामों में लगा दिया गया, या फिर उनके पूरे बिजनेस को खत्म कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, लोगों में पैसा नहीं होगा, सामान नहीं होगा, तो भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, काफी बड़े लेवल पे हुआ। इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्ड शार्पली। जो इंडिया का शेयर था, है ना, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट पे, जो इंडिया पहले वो करता था, वो पूरे तरीके से गिर गया धड़ाम से। इंडिया का पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया, इंडिया का जो लोकल मार्केट था। इंडियन इकोनॉमी बिकम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। अब इंडिया का जो इकोनॉमी हो गया, वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट किस पे हो गया? ब्रिटेन पे डिपेंडेंट हो गया, है ना। वेल्थ वाज ड्रेन फ्रॉम इंडियन टू ब्रिटेन। अब जो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। ब्रिटेन के टाइम में हमारे वेल्थ का ड्रेनेज हुआ, मतलब पैसे की निकासी हुई, जो हम लोग कह सकते हो कि धन की निकासी इसको कहते हैं। ये पूरा सिनेरियो यही बताता है कि किस तरीके से धन की निकासी हुई है, यानी यहीं से माल बनाना, यहीं से रॉ मटेरियल को अपने कंट्री में लाना, फिर वहां से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को कंट्री में बेच देना, फिर पैसा कमाना। तो ये पूरे पूरे तरीके से धन की निकासी हुई, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने क्षेत्र में लाना, फिर उनको बेच देना। तो कहने का मतलब यही है कि इंडिया से पूरा का पूरा जो है धन का निकासी उस बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर हुआ है। तो ये इम्पैक्ट भी आप लोग समझ गए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक टर्म है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने बताया औद्योगिक क्रांति, जहाँ पे वैसी क्रांति जहाँ पे आप देखोगे कि मजदूरों के जगह किसने ले ली? मशीनों ने ले ली। तो वैसे क्रांति को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या बोलते हैं? द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। मतलब जो हमारे पारंपरिक जो इंडस्ट्रीज थे, जो उद्योग थे, उनको खत्म किया गया पूरे तरीके से ड्यू टू कॉलोनियल पॉलिसीज, उनके नीति नियम के वजह से। इंडिया वेंट फ्रॉम बिगिनिंग ए मैन्युफैक्चर पावर हाउस टू ए सप्लायर रॉ मटेरियल्स। और इंडिया एक मैन्युफैक्चर पावर हाउस से गिरकर एक सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का। मतलब कच्चे माल का एक सप्लायर भर वो रह गया, जहां वो पहले एक बड़े स्तर पे आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर था, अब वो सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन करके रह गया। तो ये समझने वाली बात है, इसी को हम लोग डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बच्चों कहते हैं। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है? बोलो सबको, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और मैंने आपको इतने सारे चीज बताए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि किस तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। ये आप लोग देखिए। तो बच्चों एक काम कीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट फिर कवर करेंगे द लेट 19th सेंचुरी राइवलरी वार्स एंड न्यू पावर, राइज ऑफ यूएसए, राइज ऑफ जर्मनी, वर्ल्ड वार वन, पोस्ट वर्ल्ड वार इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग द ग्रेट डिप्रेशन देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था, यूएसए पे इम्पैक्ट, इंडिया पे इम्पैक्ट, जर्मनी पे इम्पैक्ट 1929 के क्रम में हुआ था। फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट को कवर करने के बाद फिर आपका नए नए संस्थान बनेंगे, रीबिल्डिंग, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक या दो क्लास में बच्चों ये चैप्टर को हम लोग खत्म कर लें। ठीक है, तो बच्चों आपसे, आपको पढ़ाकर, आपको समझाकर, आपको बताकर ये मेरा पेशा है, मुझे बहुत आनंद होता है, आनंद मिलता है, मुझे बहुत खुशी होती है
मैं इमेजिन कर पाता हूँ कि आप लोग सभी बच्चे क्लास में बैठे हो और आपके मन में क्या डाउट चल रहे होंगे, क्या जो है अपने दिमाग में आप लोग चला रहे होंगे, कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी। तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करके आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारा क्लास रहा है बच्चों आज का। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रहा होगा। तो अगर एफर्ट्स हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप लोग बच्चों हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे पूरे टीम मेंबर को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें छोटी सी मोटिवेशन मिल पाए, जिससे हम लोग फ्यूचर में आपके लिए बेटर से बेटर काम कर पाने में संभव खुद को महसूस कराएं। तो बच्चों मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। खुश रहिए बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।